क्या कि कोई भी चीज़ जब आदमी नया सीखता तो वो एक बार में नहीं सीख पाता। और जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए आपसे ज़्यादा आपका दोस्त का नंबर आ गया, आता ही है, ऐसा बात नहीं है, जो पढ़ेगा नहीं उसका आएगा नहीं। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक इस चैनल में क्लास 8 और 9 की वीडियो अपलोड हो रही थी, अब क्लास 10 की भी अपलोड होगी। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो आज हम लोग फुल कवर करेंगे इन वन शॉट में। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वन शॉट में आज हम लोग को कवर करना, क्योंकि सिलेबस हम लोग का बहुत पीछे है। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले ये जानेंगे हम लोग चैप्टर के बारे में। तो क्लास 8 और 9 में आप केमिकल चेंज पढ़ा होगा। क्लास 8 और 9 में आप केमिकल चेंज पढ़ा होगा, कुछ याद है? और वही फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप पढ़ा ही होगा। फिजिकल चेंज में हमारा क्या था कि जो सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता पर तुरंत रिवर्स हो जाता, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता तुरंत रिवर्स हो जाता। जैसे उसका एग्जांपल था ब्रोकन ऑफ गिलास, जैसे गिलास को हम लोग तोड़ते हैं, वो केमिकल जैसे तोड़ेंगे वो छोटे छोटे पीस में बढ़ जाएगा, फिर वो तुरंत रिवर्स होकर गिलास बन जाता है बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद। तो ये सब हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल था। जैसे हम लोग पेपर को फाड़े, फिर वो पेपर को जोड़ दिए, तो ये सब हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल था। और केमिकल चेंज क्या था? जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा लेकिन रिवर्स नहीं होगा, वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा लेकिन रिवर्स नहीं होगा। जैसे आप लोग पेपर को जला रहे हैं तो फिर वो राख बन जाएगा, फिर राख से वो पेपर थोड़ी ना हो पाएगा। तो ये सब हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल है। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जो केमिकल चेंज है उसी का नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज ही का दूसरा नाम है केमिकल रिएक्शन। इसका जो डिफिनेशन है, द न्यू सब्सटेंस तो केमिकल रिएक्शन भी वही है कि जो न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म करता उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जैसे केमिकल चेंज था। तो आप जो क्लास 8 9 में पढ़े वो उसका यूज हमारा क्लास 10 में आया। तो इसीलिए कहा जाता कि आप अपना जितना बेस स्ट्रॉन्ग रखिएगा उतना आगे आपको हेल्प मिलेगा। जो क्लास 8 में आप पढ़े वही आपको क्लास 10 में भी वही एकदम सेम टू सेम मिला। तो आप क्लास 8 में केमिकल चेंज पढ़े, मतलब क्लास 10 का एक प्रॉपर्टी आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो यही सब हमारा जो भी आज हम लोग क्लास 8 9 में पढ़े वो हमारा 10 11 में हमारा यूज़ आता है। तो इसीलिए अगर जो भी क्लास 8 के स्टूडेंट होंगे आप उनको बोलिएगा कि तुम जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो समझ के, क्योंकि 10 11 में बस वही है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग जान गए कि जो रिएक्शन करने के बाद न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म करता उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। केमिकल रिएक्शन involve a chemical change, ठीक है। तो इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता है उसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब केमिकल चेंज में हमारा दो चीज आता है, टाइप्स के बारे में इसकी नहीं बात करें, इसका दो चीज आता है। एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है हमारा रिएक्टेंट और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि ये भी हम लोग क्लास 7 का 8 का ही बात। तो जो रिएक्टेंट है
वो जब सब्सटेंस है, जब वो कॉम्बिनेशन और रिएक्ट करता, जैसे सब्सटेंस है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। अब ये आप मत पूछिएगा कि सर मैग्नीशियम क्या है, ये एक एलिमेंट है, वो सबको पता होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है। तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे थोड़ा तिरछा लिखा गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये अपने में कॉम्बिनेशन करेगा, ये दोनों अपने में क्या होगा, कंबाइन होगा, एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा इसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है इसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जब ये कॉम्बिनेशन करके क्या फॉर्म करता है, अरे यार मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना भी इजी आप नहीं बता रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन किया कि क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे लिख देते हैं किसके द्वारा, हीट के द्वारा, क्योंकि जब मैग्नीशियम को हम लोग रिबन को जलाते हैं तो वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है ऑक्सीजन, तो जो नीचे पाउडर गिरता है उसी को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन किया अपने में तो फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। और इधर क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, कंबाइन लिख देते हैं हम, ठीक है, कंबाइन हुआ। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया जिसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये है जहां पे कॉम्बिनेशन और रिएक्ट होता, जहां पे कॉम्बिनेशन और रिएक्ट होता उसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं। जहां पे कॉम्बिनेशन और रिएक्ट होता मतलब कंबाइन और रिएक्ट होता उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जहां पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जहां पे कंबाइन और रिएक्ट होता रिएक्टेंट, और जहां पे सब्सटेंस फॉर्म होता उसको प्रोडक्ट। और सदा एक चीज में आदमी लोग को कन्फ्यूजन आता है कि सर रिएक्टेंट इधर हो सकता है और प्रोडक्ट इधर, मतलब रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है, प्रोडक्ट लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है। तो ये बात अपने दिमाग में दम एडजस्ट कर लीजिएगा, इसको दिमाग में दम रख लीजिएगा ये बात को, कि जो रिएक्टेंट है वो सदा लेफ्ट साइड होगा। जैसे देखिए ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो जो रिएक्टेंट है वो सदा लेफ्ट साइड होगा, जो रिएक्टेंट है वो सदा लेफ्ट साइड होगा, और जो प्रोडक्ट है वो सदा राइट साइड होगा, जो प्रोडक्ट है वो सदा राइट साइड होगा। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट राइट साइड, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी बोलेगा कि लेफ्ट साइड कौन रहता तो आप बोलिएगा रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या करता, जहाँ पे कंबाइन और रिएक्ट होता, प्रोडक्ट जहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है रिएक्टेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये लोग सदा इक्वल नहीं रहता, कभी इक्वल रहता कभी इक्वल नहीं रहता। अभी हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल सदा रहता कि इक्वल नहीं रहता कि क्या रहता है, ठीक है। तो आप इस बोर्ड पे जितना भी चीज़ लिखी हुई है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन जान गया, अब उसका इक्वेशन भी तो बनाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसी के टाइप का रहता, तो हमसे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए केमिकल इक्वेशन का जो डिफिनेशन है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट तो देखिए केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, द मेथड ऑफ
द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता अपने पे, केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करता उसी के हेल्प के सिंबल से, फॉर्मूला से ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कुछ तो समझ में नहीं आएगा तो देखिए हम अच्छे से समझाते हैं। जो केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता उसी के सिंबल और उसी के फार्मूला से। एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझिएगा। हाइड्रोजन ये केमिकल रिएक्शन है का टाइप है हमारा, ऑक्सीजन भी उसी का एग्जांपल है हमारा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है हमारा, इसको रिप्रेजेंट कराना, हमको केमिकल इक्वेशन बनाना है इसका। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। ठीक है, तो 2 इसको ले लेते हैं हम लोग, और ये हमारा क्या क्या फॉर्म हो जाएगा? 2H2O। 2H2O फॉर्म हो गया, मतलब वाटर फॉर्म हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो फॉर्म होता है हमारा वाटर। हाइड्रोजन तो लिखा ही हुआ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर क्या हुआ हमारा? कंपाउंड हुआ। ये सब हम लोग क्लास 8 में पढ़ लिए, ये सब इजी चीज़ को। ठीक है, तो देखिए जो 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ 2H2O, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया। ये जो पूरा बना हमारा, ये हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया। केमिकल रिएक्शन को ही उसी के फार्मूला, ये उसका फार्मूला है और उसका सिंबल है, ये सिंबल है, ये फार्मूला है हमारा, उसी को रिप्रेजेंट करा दिया तो ये केमिकल इक्वेशन बन गया। केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करता अपने आप पे, उसी के सिंबल और उसी के फार्मूला से, तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिर्फ आप लोग केमिकल रिएक्शन जानना, वो आप क्लास 8 में ही जान गए थे केमिकल चेंज, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कोई बोलेगा तो आप अपने से बना दीजिएगा डिफिनेशन को, क्योंकि डिफिनेशन को रटना नहीं है हम लोग को, डिफिनेशन को अपने से बनाना। न तो रटेंगे तुरंत भूल जाएंगे, क्योंकि रट्टू तोता ज़्यादा नहीं टिकता है। ठीक है, तो वही ऐसे बोलना, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल है ये, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आप लोगों को बैलेंस करना आना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे तो हमारा बैलेंस है, जैसे देखिए यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? रिएक्टिंग। कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर लिए। तो इधर 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 4, हाइड्रोजन इधर भी हमारा 4 हो गया और ऑक्सीजन ये 2 आ गया, तो इस पर भी रहेगा, तो ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये मतलब हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम लोग चलिए फिर हम लोग पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब पहले हम लोग जानेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और अनबैलेंस। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो देखिए जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो डिफिनेशन है वो हमारा अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इक्वल नंबर ऑफ एटम। जो एटम रहेगा वो हमारा इक्वल रहना चाहिए इन डिफरेंट एलिमेंट। क्या चीज़? डिफरेंट एलिमेंट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। देखिए हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि डिफिनेशन हर इंसान को सही से समझ में नहीं आता, और जब उस चीज़ के बारे में हम लोग समझ जाते तो फिर डिफिनेशन बहुत इजी लगने लगता है।
तो देखिए मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। तो ये लोग क्या बनाता है, MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये शुरू में हम लोग ये एग्जांपल देखे थे। फिर हम लोग क्या देखे थे, वाटर H2 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो ये भी हमारा बैलेंस है। अब हम अनबैलेंस देते हैं, फिर आप लोग बैलेंस कीजिएगा। तो Zn प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये 7 में हम लोग पढ़ा। और फिर Zn मतलब जिंक, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम दे आप लोगों को, तो आप इसको बैलेंस करके दिखाइए। इधर हम लिख देते हैं ZnSO2 प्लस H2। तो इसको बैलेंस करके आप दिखाइए। तो वीडियो पॉज करके आप इसको बैलेंस कीजिए, फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो देखिए हम इसको बैलेंस करके दिखाएं। तो Zn एक है, तो Zn पहले लिख देते हैं हमारा क्या, कितना 1 है। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 4 है, ठीक है। जिंक 2 है, हाइड्रोजन 2 है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 4 है। इधर जिंक 1 है, सल्फर 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो ये हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 4 है। यहाँ जिंक 1 है, मतलब ये लोग दोनों क्या है, सेम है। ये लोग दोनों एक सेम है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ये भी सेम है। सल्फर 4 है, सल्फर 2 है यहाँ पे। तो ये हमारा बैलेंस नहीं है, इसी को हम लोग को बैलेंस करना। तो देखिए हम ऊपर साइड करके दिखाते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन है हमारी क्या चीज, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO2 प्लस H2। तो इसमें हमारा सल्फर बैलेंस नहीं है, ठीक है। इस इधर 4 और उधर 2 है। तो हम लोग इस पे 2 लगाते हैं, मतलब 2ZnSO2। तो सल्फर 2 से इसको इंटू करने, तो ये 4 हो गया हमारा। तो सल्फर बैलेंस हो गया हमारा, सल्फर यहाँ पे बैलेंस हो गया। इसको भी हटा देते हैं हम लोग। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे Zn पे इसके आगे 2 लगाए, तो मतलब जिंक भी हमारा 2 हो गया और सल्फर जो 2 था वो क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब सल्फर हमारा बैलेंस हो गया, सल्फर हमारा बैलेंस हो गया, 4 है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस है। अब जिंक 1 था, यहाँ 2 हो गया। तो आप सीधा यहाँ पे 1 2 लगा दीजिएगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर आप अपने से नंबर बैठा दे रहे हैं, प्रोडक्ट साइड भी रिएक्टेंट साइड भी। तो यही केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जानना है आपको कि आप अपने मन से जितना भी बैठा सकते हैं और फिर बैलेंस कर दें, ठीक है। आप जितना भी बैठा सकते हैं और बैलेंस कर दें। अगर हाइड्रोजन इधर 4 रहता, अगर उधर 2 रहता, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 बैठा देते। यही होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। रिएक्टेंट साइड भी आप बैठा सकते हैं, अगर वो बैलेंस नहीं, 2 उसको चाहिए तो 2 नंबर बैठा दिए, 3 चाहिए तो 3 बैठा दिए। और प्रोडक्ट साइड भी ये होता है बैलेंस करने का। और इसको आप लोग बैलेंस कीजिए तो बहुत ईजी है। इसको बैलेंस करके दिखाइए। तो वीडियो पॉज करके आप इसको बैलेंस करके मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन भी 2 है इधर, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 2 बैठाएंगे, यहाँ पे हम लोग 2 बैठाएंगे। तो यहाँ पे है, रुकिए पहले हम लोग यहाँ पे 2 बैठाते हैं। तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सबसे इंटू होगा तो ऑक्सीजन से इंटू होगा। तो ऑक्सीजन 1 है तो इंटू करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन अब हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। पर हाइड्रोजन 4 हो गया।
हाइड्रोजन में चेंजिंग आ गई। हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और हाइड्रोजन इधर 2 है, तो सिंपली आप इस पर 2 बैठा दीजिएगा तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 इधर भी हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ऐसे ही हम लोग बैलेंस करते हैं। सिर्फ आप लोग को एलिमेंट पता रहना चाहिए, एलिमेंट पता रहना चाहिए, फिर आपको रिएक्टिविटी टेबल पता रहना चाहिए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटासियम, सोडियम, लेस रिएक्टिव मेटल प्लेटिनियम, गोल्ड, ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए। और एलिमेंट का सिंबल पता रहना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का H, बोरोन का B, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, नियोन का Ne, ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता रहेगा तो आप गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन टफ भी लगेगा और बनेगा भी नहीं। तो आप जितना जल्दी एलिमेंट को आप याद कर लीजिए, बहुत कोई जो होगा वो याद किया होगा, और उसका सिंबल और रिएक्टिविटी टेबल, और तुरंत आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना आ जाएगा। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सिर्फ जो इक्वल नंबर ऑफ आइटम है वहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ आइटम कर दीजिए, और यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट है उसको 1 और मोर एलिमेंट कर दीजिए। बैलेंस सीख गए तो अनबैलेंस तुरंत है। और जैसे देखिए यहाँ पे 2 हटा देते हैं हम लोग, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं था, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मतलब 2 हाइड्रोजन है इधर और 2 ऑक्सीजन, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। मेन बैलेंस का बात है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सदा आपको एग्जाम में आएगा कि उसको बैलेंस करना, तो आपको बैलेंस जानना जरूरी है। और बैलेंस का ही थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट था तो 1 और मोर एलिमेंट, और इक्वल था तो अनइक्वल हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे अनबैलेंस लिख देते हैं केमिकल इक्वेशन, इसी को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो खाली एक चीज़ का डिफिनेशन निकालें, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो डिफिनेशन भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन का खुद से निकाल सकते हैं अगर आपको बैलेंस करना आ गया तो। तो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में। अब केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सब चीज़ के तो बारे में बात कर गए, बैलेंस कैसे करना था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा बैलेंस करना, उतना आपको अच्छे से आएगा। सिर्फ आप एलिमेंट लोग को याद कर लीजिए, सबका सिंबल को, और फिर आप पूरा प्रैक्टिस करते जाइए। हर दिन 1-2 घंटा इस पे दे दीजिएगा, या 1-1.5 आधा ही घंटा इस पे निकाल दीजिएगा कि बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर आपको नहीं आता तो, जिसको आता फिर वो तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना कभी मत छोड़िएगा। रोजीना 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा थोड़ा टाइम दे दीजिएगा यार, किधरों से निकाल के, ठीक है। तो आप केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप ये सब चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट्स जितना आप अच्छे से बनाइएगा आप अपनी नोट्स, उतना आपको रिवीजन समय जल्दी होगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो आप पूरा बुक तो नहीं ना पढ़िएगा, जो नोट्स रहेगा आपका शॉर्ट नोट्स, उसको तुरंत तुरंत रिवीजन करते जाइएगा, तुरंत तुरंत रिवीजन कीजिएगा, फिर आपको तुरंत सब कुछ आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन का टाइप है, 4 टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का। एक होता है 4 नहीं 5 टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का। एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए ये जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का, एक मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी जान लेंगे। मैं टाइप का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आपको नहीं पता है तो देखिए
भी कहा जाता है। तो यही आपका 5 टाइप है, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इधर आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जो ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप ये जानेंगे, अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक इसका क्या है, अपोजिट है। ठीक है, ठीक इसका अपोजिट है। फिर आप ये जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये डबल, मतलब इसका दुगुना कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स, इसमें ये ट्रिक है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये जो है, इससे इजी आप लोग कभी देखा ही नहीं होगा। ये चारों टाइप में सबसे इजी मुझे यही लगता है, और आप लोगों को भी लगेगा। 8 और 9 में इसके बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं किया गया। 8 और 9 में सिर्फ आप लोग को बोला गया होगा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का तो 4 टाइप होता है, वही मेरे शुरू में मुंह से निकल गया कि केमिकल रिएक्शन का 4 टाइप होता है। लेकिन जो 10 में है उसमें 5 टाइप होता है, इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना कुछ टफ नहीं, एकदम ईजी है। ठीक है, और हम लोग कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत इजी है हमारा। ठीक है, तो आप लोग टाइप जिनको नहीं पता वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो कम्बिनेशन रिएक्शन है, ये सब का हम लोग डिफिनेशन से नहीं समझते हैं। डिफिनेशन जो इजी फॉर्म में है इसका, द सब्सटेंस 2 और मोर कंबाइन टू ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जो एग्जांपल से हम अच्छे से हम समझते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन को, देखिएगा। क्योंकि मैं जब उतना चीज़ बताया हूँ तो आप लोग इसका डिफिनेशन खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका नाम जो है कम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कम्बिनेशन, मतलब ये लोग क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा, ये लोग क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा। जैसे आप लोग क्लास 8 में 9 में एक कंपाउंड के बारे में जाना था, याद आया कुछ? हाँ जरूर आया होगा कि कंपाउंड में क्या था, 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ऑफ कंपाउंड, 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन ए सिंगल सब्सटेंस इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ठीक सेम यही है आपका, ये ठीक सेम कंपाउंड ही समझिए, इसको ठीक कंपाउंड ही समझिए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, वाटर। और यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, वाटर। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और फॉर्म क्या, वाटर। वाटर हमारा एक कंपाउंड है। तो ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का भी टाइप है, ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का भी टाइप है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ वाटर। जैसे ये वर्ड देखिए, A + B इज इक्वल टू AB। इसका मतलब कुछ समझे, A हाइड्रोजन, ऑक्सीजन B, और वाटर हमारा हो गया AB, दोनों को मिल के बना। तो इसका यही है। जैसे कंपाउंड में है, जैसे ये देखिए हाइड्रोजन + नाइट्रोजन, तो ये क्या फॉर्म करता, अमोनिया। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। ये सब हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसी का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वाटर ले लीजिए आप, इसको 2 से ज़्यादा पार्ट में तोड़िएगा तो क्या फॉर्म होगा हमारा,
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आपके मन में आता होगा कि सर ये सच में ऐसा ही है? दम जो आप सोच रहे वही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करके वाटर बना, और वाटर को तोड़िएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा। तो कॉम्बिनेशन जिस समय हुआ उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन मतलब वाटर को तोड़े तो हम लोग का क्या मिल गया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल गया। आप इसको डिकम्बिनेशन रिएक्शन भी समझ सकते हैं, क्योंकि कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन दोनों का वर्ड सेम है। तो आप अपने समझने के लिए इसको कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, और बहुत जगह पे डिकम्बिनेशन रिएक्शन भी लिखा रहेगा। तो इसी से मैं पहले आप लोगों को ये चीज़ बता दिया हूँ, तो आपको ये चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमोनिया बनाए हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? हाइड्रोजन। तो आपका कमेंट सेक्शन में आंसर मार दिए होंगे कि नाइट्रोजन। हाँ, उसमें दो या दो ज़्यादा सब्सटेंस मिल के कंपाउंड बनाता था, यहाँ पे कंपाउंड तोड़ के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बना रहा। तो वही कॉम्बिनेशन का ठीक अपोजिट लगा आप लोगों को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये दोनों के बारे में हम लोग जान गए। इसका ये था A प्लस बी, तो आप बोलिएगा सर इसका ये लिख दीजिए AB इज इक्वल टू A प्लस बी। हाँ, आप लोग बहुत तेज हैं, आप लोग बहुत जल्दी समझते हैं ये चीज़ को, ठीक है। अब ये लोग का सेम नहीं है, अब वो अलग है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो ये लोग से मिलता जुलता नहीं है, वो अलग है। और डबल डिस्प्लेसमेंट ये लोग दोनों क्या है? अपने में सेम है। तो अब वो लोग दोनों को जल्दी से समझते हैं। आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब एक हमारा कंपाउंड रहेगा और एक एलिमेंट रहेगा, और फिर जो कंपाउंड में एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट से कॉम्बिनेशन करके एक कंपाउंड बनाएगा, और फिर वो एलिमेंट बाहर निकल जाएगा। जैसे देखिए, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाते हैं। मतलब यहाँ पे पहले हेडिंग लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो क्या है? AB प्लस C इज इक्वल टू AC प्लस B। AB ये कंपाउंड है, C एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे A और C मिल के एक कंपाउंड बना दिया। ये दोनों एलिमेंट मिल के एक कंपाउंड बना दिया, और ये जो एलिमेंट था वो बाहर निकल गया। जैसे एग्जांपल देखिएगा, कॉपर सल्फेट ये कंपाउंड है प्लस जिंक। तो देखिए ये एक कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है। तो अब ये लोग क्या बनाएगा? आप मेरे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो ये बना देगा जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कॉपर जिंक कॉपर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा तो कॉपर रिएक्ट नहीं होता है जिंक से, तो वही से ये नहीं बना पाया। तो देखिए कॉपर सल्फेट और प्लस जिंक था, तो जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर हमारा क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका वर्ड समझिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस, अपनी जगह से क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, तो ये अपनी जगह से क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया। मैं आपको बताऊं ना एक बात, आप याद रखिएगा ये चीज़ को। जैसे कोई भी चीज़ जो है ना, जो चीज़ भी आप पढ़ते हैं, जैसे कोई भी चीज़ एक्सेलरेशन, फिजिक्स, मोशन, ये सब जो पढ़ते हैं, हर चीज़ का उसके वर्ड में ही मिलता। बहुत ऐसा ऐसा जो वर्ड रहता है उसमें नहीं मिलता, लेकिन अधिकतर जो चीज़ भी पढ़ते हैं उसका वर्ड में ही उसका मतलब रहता छुपा हुआ। सिर्फ आप उसके वर्ड को अपने दिमाग में अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा और उसके वर्ड को अच्छे से आप समझना सीख गए, तो आप कोई चीज़ का भी डिफिनेशन, कोई चीज़ को भी दूसरे को समझा सकते हैं, अपने समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आप उसके वर्ड को समझना सीख जाए तो यही है इसके वर्ड में इसका डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट आप इसको फील कीजिए कि अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो।
डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपनी जगह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो गो डिस्प्लेस होगा। हाँ यही, जैसे ए बी है प्लस सी डी, यहाँ पे दो कंपाउंड है, ए बी एक कंपाउंड है, सी डी एक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म होगा, ए सी प्लस बी डी। देखिए ए बी सी डी था तो यहाँ पे जगह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ए चला गया, ए सी से मिल जाएगा और बी जाके डी से मिल जाएगा। तो ये ए सी हो गया या बी डी हो गया, या ए डी से भी मिल सकता है, बी सी से भी मिल सकता है, जैसे रिएक्टिविटी रहेगा वो हमारा हो गया। ऐसे इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर यहां पे रहे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और एक लेते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लिए। तो अब इज इक्वल टू, अब हम लोग बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे एन लिखा गया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये उससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, मतलब सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। तो सिल्वर मिल गया क्लोराइड से तो सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और सोडियम मिल गया नाइट्रेट से तो सोडियम नाइट्रेट बना दिया। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब दोनों अपनी जगह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पे एक वो डिस्प्लेस होता था, यहाँ पे दोनों डिस्प्लेस हो रहा। तो चारों टाइप को हम लोग बहुत इजी फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल करा लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो या दो से ज़्यादा भी रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिए मतलब वहाँ पे नाइट्रोजन भी लगा सकते, जैसी रिएक्टिविटी सीरीज रहेगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बनाया, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक कंपाउंड बनाया, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब दोनों अपने आप में क्या हुआ, कंबाइंड हुआ। डीकम्पोजिशन या जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बताएं, तो वाटर था तो वो स्प्लिट होके टू और मोर सब्सटेंस में बटा, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बट गया। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ए बी एक कंपाउंड था हमारा कॉपर सल्फेट, और सी एक जिंक था। तो कॉपर सल्फेट टूटा तो सल्फेट जिंक से मिल गया और कॉपर अलग हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट सिल्वर नाइट्रेट था, सोडियम क्लोराइड था। तो सिल्वर नाइट्रेट टूटा तो सिल्वर मिल गया क्लोराइड से और सोडियम मिल गया नाइट्रेट से, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब इस लेक्चर की जो लास्ट टॉपिक है और जो सबसे इजी टॉपिक से आपका इस लेक्चर का और इस चैप्टर का हम लोग एंड करेंगे, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए फिर हम लोग वो टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अब इस लेक्चर की जो लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिएक्शन, जिसका नाम है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन, इसमें हमारा गेन रहता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीडेशन ओ शुरू में आ रहा है, मतलब इसमें गेन रहेगा हमारा ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, ऑक्सीजन का सदा गेन होगा, और यहाँ पे लॉस होगा हाइड्रोजन का। मतलब जैसे वाटर एक कंपाउंड है तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा। रिडक्शन तो ये है तो इसका उल्टा ये होगा, मतलब इसमें गेन रहेगा हाइड्रोजन का
गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसी का ठीक उल्टा, जब दो वर्ड साथ में मिलता है तो समझिए अगर ये है तो इसका उल्टा रहेगा। जैसे हम लोग मैथ में थ्योरम ये सब देखते हैं, तो पहले एक थ्योरम बनाए, फिर उसका वो कन्वर्स रहता है, मतलब उसका उल्टा रहता है। तो दो वर्ड जब साथ में मिलता है तो समझिए उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। जैसे वाटर है तो इसमें ऑक्सीजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये सब। और जब ये लोग दोनों एक इक्वेशन में रहते हैं, दोनों जब साथ रहते हैं एक इक्वेशन में, तो हमारा फॉर्म होता है रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर्म होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन जब ये लोग दोनों साथ रहते हैं। तो अकेले रहेंगे ऑक्सीडेशन तो वहाँ पे गेन हो जाएगा ऑक्सीजन का, लॉस हो जाएगा हाइड्रोजन का। रिडक्शन अकेले रहेगा तो वहाँ पे गेन हो जाएगा हाइड्रोजन का, लॉस हो जाएगा ऑक्सीजन का। जब दोनों साथ में रहेंगे तो हमारा फॉर्म होएगा रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को जो नाम दिया जाएगा उसका नाम रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन। ये सब हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो हम लोग डिस्कस कर ली। हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किए, फिर केमिकल रिएक्शन के का रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किए, फिर केमिकल इक्वेशन जाने, फिर केमिकल इक्वेशन के बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर केमिकल रिएक्शन का टाइप का पूरा डिस्कस कर लिए। ये चैप्टर में जितना भी था एनसीईआरटी का सिलेबस और आप एस चांद ये सब का देख लें, वो सब हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड होता हुआ और चैप्टर भी। तो आप लोग ये चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक हम आप लोग के लिए एक लाइन बताना चाहते हैं, तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ अब ये हमारा लेक्चर जो है, ये चैप्टर भी एंड हो गया। तो हर वीडियो में मैं ये चीज़ बताता हूँ कि नोट डाउन करने के लिए बोलता हूँ कि नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। उसका मतलब भी बताता कि नोट डाउन करने के लिए मैं किस लिए बोलता हूँ। जैसे आप कोई भी चीज़ को अभी समझें तो आपको सब कुछ दिमाग में आ गया होगा। अब बोलते हैं कि छोड़ो नोट्स नहीं बनाएंगे, पूरा अच्छे से तो समझ गए हैं, अब कहूँ भी तुरंत ये सब कुछ कर देंगे। और वही अगर आपके नोट्स में नहीं रहेगा तो आप रिवाज नहीं कीजिएगा और फिर वो धीरे धीरे आप एक एक चीज़ भूल जाइएगा। क्या कि कोई भी चीज़ जब आदमी नया सीखता तो वो एक बार में नहीं सीख पाता, उसको बार बार पढ़ने से उसके दिमाग में वो चीज़ आता है। ये जो चीज़ मैं आप लोग को पढ़ाया, ये मैं पढ़ा था तो मुझे एक बार में नहीं समझ में आया था, बहुत कोशिश की तब फिर ये चीज़ मुझे समझ में आया। तो कोई भी चीज़ हर इंसान को एक बार में समझ में नहीं आता। और नोट्स रहेगी, फिर आपको रिवाइज आप करते रहिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। जैसे आप या आपका दोस्त, आप लोग साथ पढ़ते होंगे, या आपका कोई चचेरा भाई होगा या खलेरा भाई होगा, आप लोग साथ पढ़ते होंगे, ज़रूर होगा आप लोग का भाई या आपका दोस्त। आप लोग सेम एक ही क्लास में पढ़ते होंगे, आप 10 में होंगे या आप लोग दोनों 9 में होंगे या आप लोग दोनों 8 में होंगे। समझिए आप लोग दोनों 10 में हैं, आप पढ़ाई बहुत कम करते हैं, आपका दोस्त भी पढ़ाई करता है, आपसे समझिए ज़्यादा करता, आप कम करते हैं, ठीक है। और आप लोग एग्ज़ाम दिए, आप लोग दोनों एग्ज़ाम दिए और आपसे ज़्यादा आपका दोस्त का नंबर आ गया। पहले आपका सबसे ज़्यादा नंबर आता था तो इसीलिए आप नहीं पढ़ते थे, और आपका दोस्त जो थोड़ा बड़ा पढ़ता था आप वो भी नहीं पढ़ते थे, आप पढ़ते थे। और आप एग्ज़ाम दिए तो आपसे ज़्यादा आपके दोस्त का नंबर आ गया। सपोज़ कीजिए आपसे ज़्यादा आपका दोस्त का नंबर आ गया, आता ही है, ऐसा बात नहीं है, जो पढ़ेगा नहीं उसका आएगा नहीं, तो आ गया। तो आपसे आपका ज़्यादा दोस्त का नंबर आ गया, तो उस दिन के बाद आप उससे ज़्यादा पढ़ने लगेगा। ऐसा कैसे? क्योंकि आपसे ज़्यादा उसका दोस्त का नंबर आ गया तो आपको आपके मन में आएगा कि मेरे भैया बोलेंगे कि सदा तू ज़्यादा लाता था, तुझसे ज़्यादा ले लाया, वो तो पढ़ता नहीं है, तू ये नहीं करता। पापा बोलेंगे, ये बोलेगा, दोस्त बोलेगा, भाई बोलेगा, जो भी सब कोई आपको ये बात बोलेगा।
कि तू पढ़ाई पे मन नहीं करता था, पहले तू पढ़ता था तो तू उससे ज़्यादा लाता था, अब नहीं पढ़ रहा तो उससे कम ला रहा, वो तुमसे ज़्यादा लाया। तो इसीलिए वो पछतावा आपको ना हो। अगर वो आपको पछतावा हो गया है और उसके बाद अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो ये चैलेंज के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर उस दिन अगर आपका कम नंबर आया तो उस दिन के बाद अगर वो 10 घंटा पढ़ेगा तो आप 12 घंटा पढ़िएगा, वो 12 घंटा पढ़ेगा तो आप 14 घंटा पढ़िएगा, वो 6 घंटा पढ़ेगा तो आप 8 घंटा पढ़िएगा। ये चीज़ हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जब आदमी को अपने आप पे पछतावा फील होता, देखता कि वो सदा मेरे से कम नंबर लाता था, वो होता था, वो मेरे से ज़्यादा कैसे ले लाया, फिर उस दिन के बाद आप पूरा मेहनत कीजिएगा। फिर अगला एग्ज़ाम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपका ज़्यादा आएगा उससे। तो इसीलिए मेहनत करना सीख जाइए। अगर अभी आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे कुछ नहीं होने वाला। अगर अभी से आप अपना मेहनत करना जो कर रहे हैं वो करते रहिएगा तो आगे आपका नाम ज़रूर होगा। तो मेहनत करना कभी मत छोड़िए। जब भी आप लोग कोई भी चीज़ करते हैं उसको बहुत अच्छे समझिए और जितना भी आप अपने से मेहनत करना चाहते हैं उतना कीजिए, जितना आपके अंदर क्षमता है उतना आप मेहनत कीजिए। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर और ये लेक्चर होता है एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।